टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राज्य सरकार का बड़ा फेरबदल, जून के आखिरी दिन 1500 से ज्यादा अधिकारियों का किया ट्रांसफर। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने किया दावा, अक्टूबर तक खत्म हो जाएंगे चुनाव, बैलेट और ईवीएम दोनों का होगा प्रयोग। महंगाई के खिलाफ सीपीआई माले का प्रदर्शन, केंद्र सरकार का फूका पुतला, जुलूस निकालकर जताया विरोध। राज्य में इस बार टूट सकता है भारी बारिश का रिकॉर्ड, अब तक सामान्य से 119% ज्यादा हुई बारिश। और नेशनल डॉक्टर्स डे आज, पीएम मोदी दोपहर 3 बजे डॉक्टर्स को करेंगे संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। जून के आखिरी दिन यानी कि 30 तारीख को बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। इनमें 18 जिला शिक्षा पदाधिकारी, 5 क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक समेत शिक्षा सेवा के 44 और अवर शिक्षा सेवा के 277 अधिकारी भी हैं। वहीं 17 भूमि सुधार और उप समहर्ता और 183 अचल अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। इसके अलावा 12 सिविल सर्जनों समेत 179 डॉक्टर सहित कई विभागों में 1500 से अधिक सरकारी पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं इनमें से कई को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो विभिन्न विभागों में जो तबादले हैं वो किए गए हैं। आपको बता दें कि आज महीने के आखिरी में ये तबादला बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर किया है। दरअसल कई अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है और इनमें 18 जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल हैं। वहीं अगर बात करें तो 5 क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक समेत शिक्षा सेवा के 44 और अवर शिक्षा सेवा के 277 अधिकारी शामिल हैं। तो महीने के आखिर में ये बड़ा फेरबदल बिहार सरकार की तरफ से किया गया है। विभिन्न विभागों को लेकर बड़े पैमाने पर ये तबादले हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि महीने के आखिर में बिहार सरकार ने ये बड़ा फेरबदल किया है, इसके क्या कुछ संकेत मिल सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से एक तो इसे रूटीन भी कहा जा सकता है, क्योंकि तरीके से तबादले होते रहे हैं और तबादलों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। हालांकि कई तरीके के तबादले तब होते हैं जब अधिकारी काम नहीं करते हैं, लेकिन अभी इसके पीछे का कारण क्या होगा ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि 1500 से अधिक तबादले अधिकारियों के किए गए हैं। इसमें आपको बता दें कि कुछ जो हैं प्रखंडों के वीडियो हैं, कुछ अगर बात करें तो अंचलाधिकारी हैं, इसमें सीईओ का तबादला किया गया है और इसके अलावा अनुमंडल के भी अधिकारी हैं वो भी है। लगभग बताया जा रहा है कि 275 प्रखंडों के वीडियो का तबादला किया गया है और इसके अलावा 183 अंचलों के नए सीईओ बनाए गए हैं और इसके अलावा 17 अनुमंडलों में भूमि सुधार उप समाहर्ता को भी भेजा गया है। तो देखिए, स्थिति ये है। इसके साथ साथ सिविल सर्जन के बारे में आपने कहा, वो भी तबादले में लिस्ट में है। इसके अलावा डॉक्टर्स का तबादला इस अस्पताल से दूसरे अस्पताल किया गया है और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने बताया शिक्षा विभाग में भी तबादले किए गए हैं। तो ये बड़ा तबादला है और ये जून के आखिरी दिन किया गया है। तो इससे यह है कि 1 जुलाई से कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि नहीं, स्थितियों पर कंट्रोल करके और बेहतर तरीके से काम किया जाए, क्योंकि अब हम कोरोना काल से आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के जो संक्रमण है उसको रोकने में कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने बड़ी भूमिका निभाई है और उसके कारण जिस तरीके से अब स्थितियां बनी है, अब सरकारी कार्यालयों में काम भी पूरे स्तर पर होगा, यानी कि 100% वहां पर जो कर्मचारी होंगे वो उपस्थित रह सकते हैं और इसके अलावा काम और जो रुका हुआ काम था उसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए और उसको सुचारू ढंग से आगे बढ़ाना है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए ये सोच रही होगी और इसके लिए तबादले भी किए जाते रहे हैं और सरकार चाहती है कि नहीं, आम लोगों का जो काम रुका हुआ है वो होता रहे, सरकारी काम जो रुके हुए हैं वो चलता रहे और इसलिए ये तबादले किए गए। हालांकि बड़ा तबादला है और ये बड़ा संदेश देना चाहती है सरकार कि अधिकारी ये ना समझे कि वो जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे और अपने अनुसार काम करेंगे। उनको काम करना होगा और नहीं तो उनका तबादला होगा, दूसरी जगह पर ट्रांसफर करके उनसे काम तो करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और वो सरकार कर रही है। बिल्कुल अविनाश, तो ये कह सकते हैं कि काम अगर सही तरीके से नहीं हो रहा था, इसको लेकर भी हो सकता है कि तबादला हो, या फिर काम को बेहतर तरीके से किया जाए, इसको लेकर भी तबादला हो सकता है। अब बिल्कुल ये दोनों बातें बिल्कुल हमेशा देखने को मिलती रही हैं। ये तबादले तभी होते हैं
जब अधिकारी काम नहीं करते हैं तो उस अधिकारी को दूसरी जगह तबादला किया जाता है या फिर सस्पेंड भी किया जाता है। लेकिन देखिए दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण यह है, और मैं उस पर बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोरोना काल में जो अधिकारी थे या फिर जो कार्यालय थे वो पूरे स्तर पर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोविड से बचाना पहली प्राथमिकता थी और कोविड को रोकना पहली प्राथमिकता थी। इसके बाद अब जो होगा वो कोविड के रोकथाम, कोविड से बचाव, इसके अलावा लोगों का भी काम, सरकारी जो ऑफिस में जो काम होता है यानी कि सरकार के जो काम होते हैं वो काम, सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाना होता है वो काम। देखिए वीडियो और सीओ इसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ भूमि सुधार जो विभाग है उसके अधिकारियों का तबादला किया जाता है। ये तमाम जो विभाग है बहुत महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और यहाँ से आम जनता जुड़ी हुई होती है और आम जनता का काम यहाँ से होता है। और अब जब पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो गया है और परामर्शदात्री जो समिति होगी वो अपने परामर्श पर इस तरीके से काम करेगी, तो कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है। तो ऐसे में तबादले करके दूसरे जगह भेजा जा गया है, तो ये देखने वाली बात होगी कि इसमें अब ये अधिकारी कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। बिल्कुल अविनाश, सही कहा आपने। अविनाश, आपको अभी रोकेंगे यहाँ पर। आज डॉक्टर्स डे है और नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर देश के डॉक्टर्स कम्युनिटी से जुड़े लोगों को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय चिकित्सक संघ IMA द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर साल 1 जुलाई को देश भर में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होता है। यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। तो बिल्कुल नेशनल डॉक्टर्स डे आज है और PM मोदी आज तमाम देश के डॉक्टर्स को संबोधित करने वाले हैं। इस खबर पर हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल में डॉक्टर्स ने एक अहम भूमिका निभाई है उसको लेकर भी आज PM मोदी उनको संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए दोपहर 3 बजे एक का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिकित्सक क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे, अपनी बातें कहेंगे। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि कोविड में डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो थे वो सबसे अधिक जो डॉक्टर्स ने अपनी सेवा दी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और जहां सब कोई घरों में पैक था वहां डॉक्टर्स जो थे वो ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे थे जिन मरीजों से लोगों को दूर रखने की बात सरकार भी कह रही थी। तो इसमें ये समझिए कि डॉक्टर्स कितना बड़ा काम कर रहे थे और कितना बड़ा रिस्क ले रहे थे। और ऐसे में डॉक्टर्स डे पर इन डॉक्टर्स को सम्मानित करना बहुत लाजमी हो जाता है। और ऐसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन डॉक्टर्स के नाम पर करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें डॉक्टर्स जो कई डॉक्टर्स के नाम हो सकते हैं, कई डॉक्टर्स के द्वारा किए गए काम हो सकते हैं, कई डॉक्टर्स ने जो बेहतर किया है, जो कोविड में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करते रहे, मरीजों की सेवा करते रहे। कई डॉक्टर्स की मृत्यु भी कोरोना काल में हुई है, उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सर्वोच्च बलिदान इसको कहा जा सकता है कि आप जानते हैं कि आप जिस मरीज का इलाज कर रहे हैं वो कोविड से संक्रमित है और उससे कहीं ना कहीं आप भी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में भी डॉक्टर्स वहां लगे रहे और अपनी जिम्मेदारी निभाई, 24 घंटे ड्यूटी निभाई। और ऐसे में ऐसे तमाम डॉक्टर्स को DTV भारत की पूरी टीम भी पूजा सलाम करती है उनके इस कर्तव्य के लिए, उनके इस काम के लिए। देखिए कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि देश के महान डॉक्टर जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे डॉक्टर विधान चंद्र, ऐसे में उनके आज जन्मदिन भी है और आज ही के दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इस अवसर को लेकर नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। पहला नेशनल डॉक्टर्स डे 1991 में मनाया गया था और तब से ये लगातार होता रहता है। IMA जो डॉक्टर्स की एक अग्रणी संस्था है वो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित भी करेंगे डॉक्टर्स को और अपनी बातें रखेंगे। हालांकि इससे पहले भी कई बार डॉक्टर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। जब कोरोना काल में इस तरीके से स्थितियां बदलती रही, बिगड़ती रही, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत या फिर डॉक्टर्स को या फिर तमाम जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं उनको भी सैल्यूट किया था, उनको सलाम किया था, उनके काम का जिक्र किया था। आज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं उन डॉक्टर्स को जरूर याद करेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है इस कोविड काल में लोगों की सेवा करते करते।
बिल्कुल अविनाश, क्या आपको लगता है कि आज जिस तरीके से पीएम मोदी डॉक्टर्स को संबोधित करने वाले हैं, तो क्या उनके लिए कुछ खास तोहफे भी लेकर आ सकते हैं या उनके लिए कुछ खास घोषणा कर सकते हैं इस संबोधन में? देखिए, इसकी बहुत उम्मीद करना तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स डे पर किसी खास चीज़ का जिक्र कर देना या फिर किसी खास चीज़ का पूरा कर देना, तो ये ऐसा लगेगा कि नहीं डॉक्टर्स डे था तो चलो हमने कर दिया। देखिए, सरकार का काम होता है तमाम पहलुओं पर ध्यान देना और तमाम पहलुओं को देखते हुए अगर कहीं किसी चीज़ की मांग होती है या फिर कहीं किसी चीज़ की समस्या होती है, उस पर कानून लाना या उस समस्या का समाधान करना, वो अमूमन आए दिन होता रहता है। तो किसी खास दिन पर इस तरीके से सरकार करके ये संदेश भी नहीं देना चाहेगी कि नहीं हम खास दिन था तो चलिए आपके लिए हमने कर दिया, बाद बाकी दिन पे आप करते रहें। देखिए, डॉक्टर्स की एक मांग बहुत दिनों से लगातार की जा रही है और वो है डॉक्टर्स के लिए एक ऐसा कानून लाना जिसमें उनकी सुरक्षा हो, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ मारपीट होती है। ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को आती है और इसको लेकर चाहे वो आईएमए हो या फिर तमाम जो डॉक्टर्स हो या दूसरे जो यूनियन है वो भी मांग करते रहे हैं कि नहीं कम से कम डॉक्टर्स के लिए एक ऐसा कानून आए, उनकी सुरक्षा की जाए ताकि वो निश्चिंत होकर, ताकि वो फ्री माइंड होकर इलाज कर पाए। उन्हें ये डर न लगे कि अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है तो हंगामा होगा या इस तरीके से होगा। इसको लेकर मांग वो करते रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई कानून उतना पुख्ते तरीके से तो नहीं आया है। हालांकि देखिए, कोरोना काल में डॉक्टर्स की एक और मांग रही, ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से कमियां रही हैं या फिर जिस तरीके से दवाइयों की कमियां देखी गई या फिर और भी दूसरे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनकी समस्या झेलने को मिली। तो ऐसे में डॉक्टर्स लगातार ये मांग करते रहे हैं और इस पर सरकार का काम है कि उन्हें पूरा करना। लेकिन आज कोई बहुत बड़ा मतलब ये कह ले कि बहुत बड़ा कोई योजना या फिर बहुत बड़े किस चीज़ की यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कह देंगे या फिर उसकी बात होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स को सम्मानित करने की बात होगी और जहां तक मुझे बात है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन डॉक्टर्स को खास करके याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवा दी है। पूजा, बिल्कुल। तो जिस तरीके से आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, पीएम मोदी डॉक्टर्स को संबोधित करने वाले हैं, तो उन तमाम डॉक्टर्स को पीएम मोदी भी सलाम करेंगे और डीटीवी भारत भी उन तमाम डॉक्टर्स को सलाम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सीपीआईएमए के रोहतास इकाई में कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काराकाट विधायक अरुण कुमार के नेतृत्व में पोस्ट ऑफिस चौक पर पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कोविड में जो लोग मरे, अब आने वाले समय में उससे भी बड़ा ग्राफ भूख से मरने वाले को बनने जा रही है। इसलिए इस सवाल पर समय रहते सरकार सचेत हो जाए। इस सवाल को लेकर हम लोग अभी हाल में ही SPET परीक्षार्थियों को जिस तरह से बुरी तरह से पीटा गया, उस सवाल को लेकर ये पूरा किया गया है। मोदी नीतीश सरकार को इसको जवाब देना चाहिए और इन छात्रों को, अभ्यर्थियों को, तमाम लोगों को नौकरी में नियुक्ति पत्र देना चाहिए। राज्य के सभी जिला मुख्यालय के साथ साथ कलेक्ट्रेट के समक्ष वाम मोर्चा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वाम दल के नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर वाम दल के नेता विनोदानंद शाह ने कहा कि देश की हालत बद से बदतर हो रही है, महंगाई 7वें आसमान पर है, महंगाई पर सरकार का कोई भी बस नहीं चल रहा, यह सरकार हर क्षेत्र में विफल साबित हो रही है। धरना पर बैठे हुए हैं। पूरे बिहार के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक डबल इंजन की जो सरकार है, इस भ्रष्टाचार को रोकने में, इस महंगाई को रोकने में असफल साबित हुई है। इसी को लेकर के पूरे बिहार के अंदर वामपंथियों की ओर से धरना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में अब नए मरीजों की संख्या में कमी होने लगी है। बुधवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 260 नए मामले सामने आए, जबकि 4 संक्रमितों की मौत हुई। वहीं बिहार के शेखपुरा और बांका में एक भी कोरोना के नए मामले सामने नहीं मिले। इस दौरान सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 17,096 तक पहुंच गई है। फिलहाल राज्य में रिकवरी रेट 98.43% है। तो बता दें आपको कि लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो घट रही है और इस दौरान जो सक्रिय मरीजों की संख्या है वो घटकर 1756 तक पहुंच गई है और फिलहाल जो रिकवरी रेट है वो 98.43% हो गया है। तो लगातार जो कोरोना संक्रमितों के आंकड़े हैं वो बिहार में घटते चले जा रहे हैं और दूसरी लहर खत्म होते होते जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां से जो एक भी मामले हैं कोरोना के सामने नहीं आए हैं और जो मामले हैं वो लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में शराब से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें रखा लाखों रुपए का शराब बरामद किया गया। आपको बता दें कि ट्रक में भूसे के साथ शराब को छिपाकर लाया गया था। बताया जा रहा है कि यूपी के नंबर प्लेट वाले ट्रक पर शराब की बड़ी खेप सीमावर्ती जिले से खापने के लिए लाई गई थी। वहीं चालक और शराब कारोबारी ट्रक छोड़कर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। कैमूर के भभुआ में कंस्ट्रक्शन गोदाम में जेसीबी की चोरी करते 4 चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि गोदाम मालिक को जीपीएस से पता चला कि जेसीबी के बैटरी को छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिसके बाद तत्काल गोदाम मालिक लोगों को लेकर गोदाम पहुंचे। वहीं कंस्ट्रक्शन मालिक का कहना है कि 8 महीने पहले भी लाखों रुपए के सामान की चोरी हुई थी। जेसीबी, ट्रैक्टर और बहुत सा मेरा सामान, जैसे मेरा जितना टूल का सामान है कंस्ट्रक्शन का सारा यहीं लगता था। रात में मोबाइल पर बैटरी खुलने पर मैसेज गया तो हम लोग आए तो यहाँ 2 ट्रक, एक हाइड्रा, एक स्कॉर्पियो, 10-15 लोग थे। चोरी करने की नियत से आए थे, घर में घुसे थे। 2 लोग को पकड़ा गया। योजना बना रहा था, लोग प्रयास कर रहा था बैटरी खोलने का, जिसमें 2 ट्रक पकड़ाया है, एगो स्कॉर्पियो, हाइड्रोलिक हाइड्रा था कहता है। तो उसका अनुसंधान किया जा रहा है कि उतना बड़ा योजना बैटरी के लिए नहीं होगा। पटना सिटी के सबलपुर में एक अवैध रूप से पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने अचानक छापेमारी की जहां अवैध रूप से पिस्टल बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से पिस्टल बनाने से संबंधित कई उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि भारी मात्रा में पिस्टल बनाने वाले सामग्री के साथ 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कार्य शुरू किया जिसके जो सिटी एसपी साहब की देखरेख में काम कर रहा था। सिटी एसपी साहब के बिहार के गया से 12 वर्षीय छात्र शिवम को गया पुलिस ने सुकसल बरामद कर लिया है। पिछले 2 दिन पहले शिवम का अपहरण अपराधियों ने कर लिया था। वहीं गया पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि शिवम का अपहरण जमीन विवाद को लेकर किया गया था। कार्य शुरू किया जिसके जो सिटी एसपी साहब की देखरेख में काम कर रहा था। सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में इनका टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू एवं अलग माध्यमों के थ्रू एवं ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोगों ने इसका पता लगाया। पता लगाने पर जो इसकी लोकेशन आई वो भागलपुर में बस स्टैंड के पास उसको मिला है। इसमें जो अपहरणकर्ता था तथाकथित अनिल पंडित, उसको भी गिरफ्तार किया। बेगूसराय के वार्ड 26 पार्षद परमानंद सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना लोहिया नगर ओपी क्षेत्र के आनंदपुर वार्ड 26 की है, जहां भूमि विवाद को लेकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया।
तो भूमि विवाद में आपको बता दें कि ये तमाम जो मामले हैं वो सामने आए हैं। पार्षद परमानंद को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद से उनकी गंभीर हालत में इलाज चल रही है और लगातार जो निजी अस्पताल है उनमें उनका इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और भूमि विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जमुई का मुख्यालय कहा जाने वाला झाझा इन दिनों अपराध का अड्डा बन चुका है। इसी बीच एसपी प्रमोद कुमार मंडल झाझा थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी समेत जवानों से सख्त निर्देश दिए। वहीं इंटर के छात्र वैभव के अपहरण मामले में एसपी ने बताया कि हर एक बिंदु पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए वे स्वयं इस मामले में गंभीरता से लगे हुए हैं। मेन टाइम तो अब खा गए पुलिस का, जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तब आप आए। मुंगेर में दहेज लोभियों ने 4 माह की गर्भवती विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद ससुराल वाले फरार हैं। बता दें कि विवाहिता को शादी के बाद से ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया था और मारपीट करते थे। तो दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया गया है। विवाहिता ने ससुराल वालों पर यह आरोप लगाया है। विवाहिता ने बताया कि लगातार उनसे दहेज की मांग की जा रही थी, जिसके बाद से विवाहिता जो है वो लगातार इस बातों को सामने रख रही हैं कि दहेज को लेकर के ही हत्या की गई है और विवाहिता के जो बच्चे थे उनकी हत्या कर दी गई है। गया में एक बार फिर दबंगों की दबंगई सामने आई है। फतेहपुर प्रखंड के ग्राम आइमा पंचायत नगमा गांव में दबंगों ने पहले घर में घुसकर करीब 6 लोगों की जमकर पिटाई की और बेहोशी की हालत में सबको खेत में फेंक दिया। फिर घर की युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, लेकिन युवती ने किसी तरह हैवान दबंगों से खुद को बचाया। खाता सिर्फ इतना ही थी कि पीड़ितों ने अपने जमीन पर दबंगों को कब्जा करने से रोका था, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। लेकिन हद तो तब हो गई जब पीड़ितों के आवेदन को पुलिस ने लेने से इनकार कर दिया और उनके साथ बदसलूकी की। अब डरा सहमा परिवार अपने सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। लड़ाई हुआ और भैया और पापा को पूरा मार के गिरा दिए। जब हम लोग गए भैया को पकड़ने तो मेरा भी माथा फोड़ दिया और मेरा सोना का चैन था वो खींच लिया। मेरे साथ कुछ गलत भी करने के लिए सोचा तो हम दौड़कर घर में गए। रूम में बंद भी होने लगे तो रूमों में मतलब घुसने वाला था, कैसे तो बंद कर लिए और बेहोश हो गए हम। हमें कोई बिहार में इस साल झमाझम बारिश हो रही है। जून तक 30 दिनों में ही 339.5 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 119% अधिक है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 90 दिनों में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। अब तक बिहार के 38 जिलों में से 36 में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून का सत्र माना जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे DTV भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की